तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन बैंक के लेटेस्ट तिमाही नतीजों की। देखते हैं कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। तो बैंक ने अपने नंबर्स तो जारी कर दिए हैं और इनमें एक आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। मतलब हेडलाइन ही वही है। ये रहा वो नंबर 3061 करोड़ रुपए। ये है इनका नेट प्रॉफिट। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन क्या बस इसी एक नंबर से पूरी कहानी पता चल जाती है? ठीक है, तो अब इस प्रॉफिट वाले नंबर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि पिछले साल के इसी टाइम के मुकाबले ये परफॉर्मेंस आखिर है कैसी। देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। नेट प्रॉफिट में साल दर साल मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले करीब 7.25% की ग्रोथ है। अब पहली नज़र में तो ये बहुत ही अच्छा साइन लगता है। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। चलिए पहले उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो अच्छी चल रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन फ्लैग्स। इसको समझने के लिए पहले एक ज़रूरी बैंकिंग टर्म को समझना होगा, ग्रॉस एडवांसेस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है बैंक ने कुल कितना लोन या उधार बाजार में दिया हुआ है। और देखिए, यहीं पर बैंक की एक बड़ी मजबूती दिखती है। इंडियन बैंक ने अपना लोन देने का जो कारोबार है उसे 14% से भी ज्यादा बढ़ाया है। ये एक बहुत सॉलिड ग्रोथ है। अब एक और अच्छी बात, ये बैंक के बिजनेस के दूसरे साइड से जुड़ी है। मतलब जो पैसा वो हमसे और आपसे जमा लेता है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। सीधा सा मतलब बैंक हमारे सेविंग्स और एफडी पर कितना ब्याज दे रहा है। और कमाल की बात यह है कि बैंक ने अपनी जमा की लागत को कम कर लिया है। 5.5% से घटाकर 4.93% पर ले आए हैं। मतलब बैंक अब पैसा जुटाने के लिए कम खर्च कर रहा है, जो सीधे सीधे प्रॉफिट को बचाता है। तो ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? जब इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को और ध्यान से देखते हैं तो कुछ मुश्किलें भी नजर आती हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की, जो एक ज्यादा बैलेंस्ड पिक्चर देंगे। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दो ऐसे जरूरी मैट्रिक्स दिखा रही है जो सही दिशा में नहीं जा रहे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे शॉर्ट में निम कहते हैं। आप इसे बैंक का मेन प्रॉफिट मार्जिन समझ सकते हैं। मतलब जो लोन पर ब्याज कमाया और जो डिपॉजिट पर ब्याज दिया, उसके बीच का फर्क। और दूसरा है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपनी सैलरी के मुकाबले अपने खर्चे देखते हैं। अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक को चलाने और इनकम कमाने का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ तो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ बैंक का जो कोर प्रॉफिट मार्जिन है वो सिकुड़ रहा है, और साथ ही बैंक को चलाने का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो पूरी पिक्चर समझने के लिए सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है। हमें बैंक की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को भी देखना होगा, और उसके लिए हमें देखनी होगी इसकी बैलेंस शीट। ये डॉक्यूमेंट दिखाता है कि बैंक के पास क्या क्या है और उसे किसको क्या क्या देना है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर जो जरूरी बातें हैं वो बिल्कुल साफ हैं। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो बैंक का साइज बड़ा है, मतलब इसके टोटल एसेट्स बड़े हैं, इसके पास कस्टमर्स के डिपॉजिट्स भी बड़े हैं, और बैंक का जो अपना कैपिटल बेस है, मतलब उसका फाइनेंशियल कुशन, वो भी पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। तो ठीक है, ये तो हो गई अब तक की बात, लेकिन आगे क्या? भविष्य को लेकर क्या सोचा जा सकता है? बैंक अपनी प्रेजेंटेशन में खुद ही कुछ इशारे करता है। ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है जो हर कंपनी देती है, लेकिन ये एक ज़रूरी रिमाइंडर भी है कि बैंकिंग बिजनेस में हमेशा कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि लोन का वापस ना आना, टेक्नोलॉजी में बदलाव या फिर बाजार का ऊपर नीचे होना। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन और खर्चों का दबाव भी है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से कौन सी कहानी इंडियन बैंक के आने वाले कल को तय करेगी।